जोधपुरी मोजड़ी वाज ग्रांटेड टू जीआई टैग। जी हाँ साथियों, आज की क्लास मैंने इंग्लिश से इसलिए शुरुआत की है क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर्स रहने वाला है वो बाईलैंग्वेज रहने वाला है, और इस बाईलैंग्वेज करंट अफेयर्स में आपको प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। और आपके आज कौन कौन से टॉपिक है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है, जोधपुरी मोजड़ी को क्या मिला? जीआई टैग मिला, यानी कि जीआई टैग ग्रांटेड। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, सीनियर सिटीजन पिलग्रिमेज स्कीम, जोधपुर हवाई अड्डा नया टर्मिनल बनेगा उसका, और बाड़मेर रिफाइनरी एचपीसीएल से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों, क्लास के अंतिम तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इस करंट अफेयर्स क्लास जो कि बाईलैंग्वेज है उसमें आरपीएससी और यूपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर बड़ारिया क्लासेस के चैनल पे आपको यहाँ पर इस पूरी क्लास के सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको इससे संबंधित सभी प्रश्नों की व्याख्या भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो क्लास को शुरुआत करते हैं। एक बार आप क्लास को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम अपने पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि हाल ही में जुलाई 2026 में मारवाड़ क्षेत्र के किस प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? विच फेमस हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट ऑफ द मारवाड़ रीजन वाज रिसेंटली ग्रांटेड टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इन जुलाई 2026? यानी कि 2026 में हाल ही में मारवाड़ के कौन सा ऐसा हस्तशिल्प उत्पाद है उसको जीआई टैग दिया गया है? पोखरण पोट्री, जोधपुरी मोचड़ी, सोजत मेहंदी और बीकानेरी भुजिया। तो इनमें से किसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है? तो हमारे यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जोधपुर मोचड़ी, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जोधपुर मोचड़ी की बात करें तो हाल ही में मारवाड़ क्षेत्र के पारंपरिक जो चमड़े का शिल्प है जोधपुरी मोजड़ी, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये हस्तशिल्प मारवाड़ की लगभग 200 साल पुरानी संस्कृति का हिस्सा है, जिसको अभी इंटरनेशनल मार्केट में कानूनी संरक्षण और पहचान मिली है। अगर इंग्लिश में इस ट्रांसलेशन की बात करें तो दे रखा है कि जोधपुर मोजड़ी अ ट्रेडिशनल लेदर क्राफ्ट ऑफ द मारवाड़ रीजन वाज ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग इसको दिया गया है। और दिस इज द 200 ईयर ओल्ड कल्चर, यानी कि ये क्या है कि मारवाड़ का जो रीजन है उसमें 200 साल पुराना ये कल्चर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास में। आपको ये पीडीएफ व्याख्या सहित भी मिलेगी, ध्यान रखिएगा बड़ारिया क्लासेस पर। आप वहाँ पर उसको चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का बी वाला क्वेश्चन हमारे पास में हो गया। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा जोधपुर मोजड़ी को किस जीआई नंबर से पंजीकृत किया है? यानी कि जीआई टैग दिया जाता है तो वहाँ पर चेन्नई स्थित में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, वहाँ पर एक जीआई टैग नंबर मिलता है कि इसको इस नंबर से पंजीकृत किया जा रहा है। तो क्या करा है कि अंडर विच जीआई नंबर हैज द जोधपुरी मोजड़ी बीन रजिस्टर्ड बाय द चेन्नई बेस्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री? तो यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर मिला है? तो जीआई नंबर 521, जीआई नंबर 642, जीआई नंबर 735 एंड जीआई नंबर 810। तो यहाँ पर कौन सा जीआई नंबर यहाँ पर इसको मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीआई नंबर 735, यानी कि जो जोधपुरी मोजड़ी मिली है, जोधपुरी मोजड़ी को जीआई टैग मिला है, उसका नंबर कौन सा है? 735 नंबर है। तो इसका आंसर हमारे पास में कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला नंबर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि द चेन्नई बेस्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिशियल रजिस्टर्ड द जोधपुरी मोजड़ी क्राफ्ट अंडर जीआई नंबर 735, यानी कि जो चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उसमें जोधपुर मोजड़ी क्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर जीआई नंबर 735 यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है कि इन इंडिया अ जीआई टैग इज ग्रांटेड बाय 10 ईयर बाय डिपिट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 विच कैन बी सब्सिक्वेंटली रिन्यूड, यानी कि भारत में जीआई टैग वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 के तहत वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ध्यान रखना, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और कौन से अधिनियम के तहत दिया जाता है? 1999 के तहत यहाँ पर दिया
जाता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा जियो टैग GI नंबर दिया गया है 735, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जोधपुर मोचड़ी उत्पाद को GI टैग दिलाने के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने वाली संस्था कौन सी है? विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली अप्लाइड टू सिक्योर द GI टैग फॉर द जोधपुर मोचड़ी प्रोडक्ट, यानी कि जोधपुर मोचड़ी को GI टैग देने के लिए कौन सी संस्था ने यहाँ पर प्रयास किया? जोधपुर हस्तशिल्प निर्यात संघ और ग्राम विकास सेवा संघ संस्थान पिपाड़ सिटी द्वारा, मारवाड़ शिल्प अकादमी रिको राजस्थान रिको द्वारा, रूड़ा और जोधपुर नगर निगम के द्वारा, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जोधपुर विश्वविद्यालय। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ इनका नाम, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन एंड ग्राम विकास सेवा संस्थान पिपाड़ सिटी, मारवाड़ क्राफ्ट अकेडमी एंड राजस्थान रिको, रूड़ा एंड जोधपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और डी वाला ऑप्शन है वेस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर एंड जोधपुर यूनिवर्सिटी। तो कौन सी संस्था ने GI टैग के लिए यहाँ पर आवेदन किया है? तो यहाँ पर कौन सी संस्था ने यहाँ पर किया है? तो ये क्या है, जोधपुर हस्तशिल्प निर्यात संघ और ग्राम विकास सेवा संस्थान पिपाड़ सिटी, यानी कि जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन एंड ग्राम विकास सेवा संस्थान पिपाड़ सिटी के द्वारा इसको दिया गया है। तो वर्तमान में क्या कह रहा है कि वर्तमान में जोधपुर मोचड़ी का घरेलू बाजार लगभग 100 करोड़ का है। कितना है? लगभग 100 करोड़ का यहाँ पर वर्तमान में इसका सालाना है, घरेलू बाजार है, जबकि सालाना 10 करोड़ का निर्यात भी किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि करेंटली द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ जोधपुर मोचड़ी इज अराउंड 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ का घरेलू बाजार है, जिसमें से एनुअली एक्सपोर्ट होता है 10 करोड़। कितना होता है एक्सपोर्ट? 10 कितना होता है एक्सपोर्ट? ध्यान रखना, एक्सपोर्ट में लिख लेता हूँ, एक्सपोर्ट होता है 10 करोड़। कितना होता है एक्सपोर्ट? यहाँ पर कितना होगा? 10 करोड़ होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत जुलाई 2026 में पहली विशेष ट्रेन कहाँ के लिए रवाना हुई? अंडर द सीनियर सिटीजन पिलग्रिमेज स्कीम 2026 ऑपरेटेड बाय द देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, वेयर डिड द फर्स्ट स्पेशल ट्रेन डिपार्ट फॉर इन जुलाई 2026, यानी कि ये जो वरिष्ठ नागरिक ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये पहली ट्रेन है वो कहाँ तक रवाना की गई थी? तो यहाँ पर बात करें जगन्नाथपुरी तक, द्वारकाधीश तक, रामेश्वरम मदुरई तक, या तिरुपति बालाजी तक। तो ये जो ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी रामेश्वरम मदुरई तक। कहाँ तक चलाई गई थी? रामेश्वरम मदुरई तक यहाँ पर चलाई गई थी। अगर बात करें तो राजस्थान के देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है वो पहली विशेष ट्रेन है जो कि रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना की गई है, जिसके अंदर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी रखी गई है? तो ये रखी गई है श्रद्धालुओं की संख्या भी आप ध्यान रखिएगा 970, यानी कि 970 श्रद्धालुओं को यहाँ पर यात्रा करवाई जाएगी, जिसके अंदर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ में मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का दर्शन भी क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। कितने श्रद्धालु है ये भी आप ध्यान रखिएगा। कितने श्रद्धालु? 970, क्योंकि आजकल डाटा भी पूछा जा रहा है। और कहाँ तक किया गया है? तो रामेश्वरम मदुरई की यहाँ पर बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2026 की पहली विशेष ट्रेन को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, कौन है देवस्थान मंत्री? कौन है? जोराराम कुमावत ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? यानी कि अभी जो हमने वरिष्ठ नागरिक देखा था उसको रवाना कहाँ से किया गया है? फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन इज Rajasthan did the Deवस्थान Minister Joraram Kumawat flag off the first special train of the senior citizen Pilgrim Scheme 2026? तो ये कहाँ से शुरू की गई? जयपुर जंक्शन से, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से, भगत की कोठी जोधपुर से, या गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर से? तो ये जो ट्रेन की शुरुआत की गई है वो की गई है आपके
दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से की गई है। कहाँ से की गई है? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, इसके बारे में क्या कह रहा है कि देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आयोजित, प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा था ये भी ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने यात्रियों से रामेश्वरम में राजस्थान की खुशहाली, अच्छी बारिश की उन्नति की प्रार्थना की अपील भी की थी। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू की गई थी? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से शुरू की गई थी। कहाँ तक चलाई गई थी? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, रामेश्वरम से मदुराई तक ये ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उसको करेक्ट करते हुए यहाँ पर हम चलेंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न आपके इस क्लास से बाहर नहीं जाए। यानी कि जो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अभी हम वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर क्लिक हो जाए और प्रश्न के माध्यम से हो, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से हमें आसानी से क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2026 के अंतर्गत हवाई यात्रा खंड के तहत जुलाई 2026 में कहाँ की हवाई तीर्थ यात्रा शुरू की जा रही है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अंडर द एयर ट्रैवल कंपोनेंट ऑफ द सीनियर सिटीजन pilgrimage scheme 2026 and air pilgrimage to which destination is being launched in late July 2026। यानी कि यहाँ पर अब हवाई यात्रा की बात की जा रही है, तो हवाई यात्रा में ये कहाँ पर शुरू की जा रही है? तो पशुपतिनाथ नेपाल, तिरुपति आंध्र प्रदेश, शिरडी महाराष्ट्र या वैष्णो देवी जम्मू तक। तो इस खंड के तहत कहाँ की हवाई तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? ये कराई जाएगी आपके पशुपतिनाथ नेपाल की। कहाँ की कराई जाएगी? पशुपतिनाथ नेपाल की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप ऐसा देख रहे होंगे, इसमें पीडीएफ में ऐसा हो रहा है, आपको पीडीएफ एकदम अप टू डेट क्लियर वाले पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी निशान नहीं होगा। उसके साथ में मैं जो आंसर दूंगा वो नीचे व्याख्या के रूप में दे दूंगा, ताकि कि आपको आसानी से, अगर प्रिंट भी निकलवाना चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो और आसानी से वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7। टोटल हमारे पास में कितने क्वेश्चन है देखेंगे अभी अंत में, कि द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान RU Jaipur has started the online admission process in the first phase for how many postgraduate subject for the academic session 2026 and 7 starting July 26। क्या कह रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जुलाई 2026 से प्रथम चरण में कितने पीजी विषयों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है? 20 सब्जेक्ट्स, 25 सब्जेक्ट्स, 28 सब्जेक्ट्स या 32 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो देखो क्या कह रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक सत्र में ऑनलाइन पीजी प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने, इसकी जो अंतिम दिनांक है वो है 3 अगस्त 2026। इसकी अंतिम दिनांक कितनी है? 3 अगस्त 2026 है। इसमें कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो कुल विषय रखे गए हैं 28 विषय। कितने विषय रखे हैं? 28 विषय रखे हैं। सी इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर? क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 28 विषय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश प्रक्रिया 2026 में से कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पीजी एडमिशन प्रोसेस 2026 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इस बार प्रवेश पूरी तरह से यूजी मेरिट के आधार पर होगा। द टाइम एडमिशन विल बी बेस्ड एंटायरली ऑन यूजी मेरिट, यानी यूजी मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट ऑन एंट्रेंस एग्जाम, विश्वविद्यालय एक प्रवेश परीक्षा की शुरुआत करेगी। अंतिम वर्ष सेमेस्टर के छात्र आवेदन के पात्र नहीं होंगे। फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एंड एक छात्र अधिकतम केवल एक विषय में आवेदन कर सकता है। स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ओनली 1 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो ये कह रहा है कि इस बार विश्वविद्यालय क्या करेगा? एक प्रवेश परीक्षा की शुरुआत करेगा। द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट एन एंट्रेंस एग्जाम। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जलवायु, राजस्थान की जो जलवायु है, जियोग्राफी, उस जियोग्राफी से भी रिलेटेड प्रश्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके अभी हाल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय मौसम विज्ञान IMD
कि जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में मैदानी इलाकों में देश का सर्वाधिक तापमान 44.5 डिग्री कहाँ दर्ज किया गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू जुलाई 2026 रिपोर्ट ऑफ द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, where was the country highest maximum temperature 44.5 degree centigrade in the plain recorded during the monsoon season? फलोदी, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर कहाँ पर किया गया है? तो ये जो टेम्परेचर किया गया है, ये नोट कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपके जैसलमेर में। कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रश्न हिंदी में बनाना तो बहुत आसान है, कोई भी बना के अपलोड कर लेता है और पढ़ा के जैसा PDF है उसको रीड करके चला जाता है। लेकिन इन प्रश्नों को हिंदी के साथ में इंग्लिश में भी बनाना, फिर उसको समझाना, इंग्लिश में भी समझाना और हिंदी में भी समझाना कितना हार्ड होता है, आपको भी पता है। और अभी जो मांग है उसके आधार पर इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी ये क्लास मिल सके कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको वहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल सके। अगला प्रश्न, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हु इनॉग्रेटेड द 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस 2026 हेल्ड एट द राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर? यानी कि RIC जयपुर में जो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 हो रहा है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गवर्नर हरिभाऊ बागड़े, चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो RIC पर 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है, इसका जो उद्घाटन किया जाएगा वो उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना चाहिए, सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं है। अब देखो बहुत सारे तो क्या करते हैं, एक प्रश्न लाते हैं उसकी सारी व्याख्या उसमें डाल देते हैं। मैंने सारे प्रश्न अलग अलग बनाए, उसी टॉपिक से लेकर के जिस प्रकार से प्रश्न बनने चाहिए उसी प्रकार से प्रश्न बनाए हैं, अलग अलग प्रकार से। तो देखो अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, विच डिक्लेरेशन वाज issued at the conclusion of 29th National Conference on E-Governance 2026 to strengthen secure digital गवर्नेंस इन द कंट्री? यानी कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 के समापन पर देश में सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना। क्या लगा देना? स्टार लगा देना कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। राजस्थान डिक्लेरेशन 2026, जयपुर डिक्लेरेशन 2026, दिल्ली डिक्लेरेशन 2026, या फिर गुड गवर्नेंस डिक्लेरेशन 2006 यानी कि सुशासन घोषणा पत्र? तो यहाँ पर कौन सा घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया है? तो यहाँ पर जारी किया गया जयपुर घोषणा पत्र। कौन सा जारी किया गया? जयपुर घोषणा पत्र। यानी कि एट द कंक्लूजन ऑफ द 2 days नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस द जयपुर डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस 2026 was unanimously adopted. Its theme was Vikas Bharat 2047. AI-powered data driver and secure digital governance. At the declaration will serve as a new vision document for secure digital governance across the nation. यानी कि जयपुर घोषणा पत्र है वो 2026 जो जारी किया गया है, इसमें क्या किया गया कि ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन था, जिसके अंदर सबसे पहले कितने दिवसीय था? 2 दिवसीय सम्मेलन था, जिसको सर्वसम्मति से अपनाया गया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थीम क्या है? विकसित भारत 2047। क्या रखा गया है? विकसित भारत 2047। ध्यान रखना, थीम पूछी जाती है, विकसित भारत 2047। क्या थीम है इसकी? विकसित भारत 2047। यहाँ पर आपको नोट्स नहीं दिख रहे, कम दिख रहे हैं, कम शॉर्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, व्याख्या में सारी लिखी हुई है। ठीक है, ये एक AI सक्षम है जो कि डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस से पूरे भारत में डिजिटल सुरक्षा के लिए नया विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का क्या आंसर हो गया? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास में ही व्याख्या साथ में पढ़ाई जाए तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसकी व्याख्या क्लास में साथ में पढ़ाई जाए या फिर आपको PDF पर
अवेलेबल करवा दी जाए, जहाँ से आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। समझा मैं आपको क्लास में दूंगा, आपको पीडीएफ अगर आप साथ के साथ इसमें देखना चाहते हो तो व्याख्या साथ के साथ बता दूं, या फिर आपको किस प्रकार से चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में राजस्थान में किस शहर में 480 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक नए हवाई अड्डे टर्मिनल का भवन उद्घाटन किया गया है? कौन से राजस्थान में किस शहर में किया गया? इन विच सिटी राजस्थान डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट अ स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 480 करोड़। 480 करोड़ से 480 करोड़ से अत्याधुनिक नए रूप से हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ पर, किस शहर में बनाया गया है? किशनगढ़ में, उदयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में? तो ये जो अत्याधुनिक जो बनाया गया है वो कहाँ से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जोधपुर में। कहाँ बनाया गया है? जोधपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसमें इस कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? इसमें इसके लिए कौन सी योजना का, इसमें सुदूर इलाकों को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई गई है। उस योजना का, कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया है। अब ध्यान रखना, सुदूर इलाकों को कनेक्टिविटी के लिए संशोधित उड़ान योजना बनाई गई है। यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। एक उड़ान योजना सैनिटरी पैड से संबंधित उड़ान योजना भी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक नई उड़ान योजना है संशोधित, जो कि किससे रिलेटेड है? सुदूर इलाकों को कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, देखो उसी से रिलेटेड नया प्रश्न आ गया कि जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की वार्षिक यात्री प्रबंधन क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? What is the annual passenger handling capacity designated for the new terminal building of the Jodhpur airport? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख? तो कितने यहाँ पर सालाना कितने यात्रियों को के लिए आवागमन की आसानी से संभाल सकता है? तो ये किया गया है 2 मिलियन। कितना किया गया है? 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख लोगों को यात्री की यहाँ पर प्रबंधन क्षमता निर्धारित की गई है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के पंचपदरा में स्थापित देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? इसको स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है पंचपदरा बाड़मेर का अभी उद्घाटन किया था मोदी जी ने वापस रोजगार मेले के दिनांक को। ठीक है, उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर हिस्सेदारी पूछी गई, और हिस्सेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज एज पंचपदरा राजस्थान? यानी कि एक ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर पंचपदरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 50:50, 60:40, 74:26 या 70:30? तो ये जो रेशियो है वो है 74:26, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि HPCL और राजस्थान सरकार की कितने हिस्सेदारी है? 74:26। क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में जयपुर शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने और सुगम कनेक्टिविटी के लिए किस प्रमुख परिवहन के द्वितीय चरण का शिलान्यास किया गया है? रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन फॉर फेज सेकंड ऑफ विच मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट वाज लेड टू रिड्यूस ग्रोइंग ट्रैफिक प्रेशर एंड फैसिलिटेट स्मूथ कनेक्टिविटी इन जयपुर सिटी? यानी कि जयपुर सिटी में जो यातायात बढ़ रहा है उस यातायात को कम करने के लिए, उसका प्रेशर को कम करने के लिए और कनेक्टिविटी के लिए किस परिवहन का द्वितीय चरण शुरू किया गया है? क्या जयपुर रिंग रोड परियोजना की बात की गई है? यहाँ पर जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की बात की गई है, जयपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की बात की गई, या फिर दृश्यवती कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात की गई है? इंपॉर्टेंट है, किसकी बात की गई है? जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज सेकंड की बात की गई है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस फेज के तहत क्या किया जाएगा? नए रूटों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? नए रूटों को यहाँ पर फेज के तहत शहर के जो भी नए रूट हैं उन सबको क्या किया जाएगा? जोड़ा
जाएगा। तो यहाँ पर मेट्रो फेज का कौन सा चल रहा है, फेज 2 का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि अंडर द विकसित भारत जी रामजी वीबी रामजी स्कीम अप्रूव्ड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन राजस्थान फॉर द आफ्टर अ रिव्यू बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हाउ मच इन्वेस्टमेंट ऑफ इज शेड्यूल्ड टू बी मेड पर ईयर। यानी कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद राजस्थान को ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्वीकृति की गई वीबी रामजी विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए का निवेश किया जाना तय हुआ है। 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ यहाँ पर हुआ है। कितना यहाँ पर इसकी विकसित भारत के लिए किया गया है, तो यहाँ पर बात की गई है 12,000 करोड़ की। कितने की, 12,000 करोड़ की, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राजस्थान सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि वीबी रामजी योजना के तहत राजस्थान में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सड़क की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, रोड की, वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण की बात की जाएगी, और रोजगार यानी जॉब्स की बात की जाएगी। उसके लिए कितना निवेश किया जाएगा, 12,000 करोड़ यहाँ पर निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वीबी रामजी से रिलेटेड कि विकसित भारत जी रामजी वीबी रामजी के योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को प्रथम किस्त के रूप में कितने रुपए की राशि जारी की जाएगी। How many crore rupees have been released by the central government to Rajasthan as the first installment for the successfully implements of the वीबी रामजी स्कीम। यानी वीबी रामजी स्कीम के तहत टोटल तो 12,000 करोड़ का राशि दी जाएगी, लेकिन प्रथम किस्त के रूप में कितनी दी जाएगी, 250 करोड़, 445 करोड़, 500 करोड़ या 650 करोड़। तो यहाँ पर कितने करोड़ की बात की जाएगी, पहली किस्त होगी, तो ये पहली किस्त होगी आपके 445 करोड़ की, यानी कि 445 करोड़। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम किस्त में कितनी दे रही है, 445 क्वेश्चन की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीणों, महिलाओं और किसानों की स्थानीय प्राथमिकताओं को जानकर नीतियां बनाने के लिए कौन सा नया सहभागी शासन कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी विच ऑफ वाज द participatory governance program has been launched by the Rajasthan government to formulate policies by the directly understanding the local priorities of rural citizen, women and farmers। यानी कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है, अब नया सहभागी शासन बनाएगी जिसके अंतर्गत स्थानीय प्राथमिकताओं को नीतियां बनाने के कार्यक्रम में सहभागी बनाया जा सके। तो इसके लिए कौन सा नया सहभागी शासन बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जनसंवाद यात्रा, मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल, राजस्थान सुशासन शिविर और हमारा गांव हमारी सरकार। तो कौन से की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, तो ये की जा रही है मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल। किसकी बात की जा रही है, मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू ब्रिंग गिग वर्क such as delivery partners of Zomato, Swiggy, Ola under the ambit of social security legislation and constitute a special welfare board for them। यानी गिग वर्कर्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ओला के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा कानून के दायरे में लाकर उनके लिए विशेष कल्याण बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान देश का पहला जो राज्य है उसके बारे में पूछा गया है कि जो भी गिग वर्कर्स है उनकी सामाजिक सुरक्षा को कानून के दायरे में लाने के लिए एक नियम विशेष कल्याण बोर्ड बनाया गया है, और इसका करने वाला देश में कौन सा पहला राज्य है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ऑफिशियली आपको पता होगा कि राजस्थान करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो प्रथम भी यही होगा। यहाँ पर अभी हम राजस्थान का करंट अफेयर देख रहे हैं तो पता चल गया होगा कि कौन सा राज्य इसने लागू किया है, राजस्थान ने किया है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कि what is the total financial assistance provided in 6 different installment under the मुख्यमंत्री राजश्री योजना operational in Rajasthan to improve girl child higher education health and birth rate। यानी कि बालिकाओं की उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और जन्म दर में सुधार के लिए
राजस्थान में संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितनी वित्तीय सहायता 6 अलग अलग किस्तों में दी जाती है? तो 6 अलग अलग किस्तों में जनधन बैंक खातों में दी जाती है। कितनी दी जाती है? तो मुख्यमंत्री 30,000 दी जाती है, 40,000 दी जाती है, 50,000 दी जाती है या फिर 75,000 दी जाती है। तो राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत 6 किस्तों में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 50,000। कितनी दी जाती है? 50,000 दी जाती है। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो साथियों, फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुल 20 प्रश्न देखे हैं। हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज मैंने यहाँ पर प्रश्न देने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल परीक्षा में आपको पता है कि बाईलैंग्वेज का चलन है। परीक्षा में बाईलैंग्वेज प्रश्न आते हैं। अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो उसमें बाईलैंग्वेज इंग्लिश में भी प्रश्नों को देखकर हम समझ के कर सकते हैं। और ख़ास तौर से प्रॉब्लम किनको आती है? जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं ना, तो उनको हिंदी में लैंग्वेज में थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। इसलिए मैंने क्या किया कि प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में यहाँ पर चलाए रखा है, ताकि प्रश्न की आसानी से समझा जा सके। अगर प्रश्न को और भी किसी प्रकार से इम्प्रूव करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्याख्या सहित इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। व्याख्या कैसे मिलेगी? ये जैसे अभी पूरा पेपर अपन ने अभी प्रश्न देखे थे, उसके साथ में नीचे की तरफ आपको लास्ट में इसकी क्या मिल जाएगी? व्याख्या भी मिल जाएगी। देखो, इस प्रकार से व्याख्या भी आपको क्या हो जाएगी? इसके साथ में अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए सेशन में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।